मुल्क में जारी जमहूरियत और आमरीत की जंग की चौथी किस्त में आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और अभी तक आपने अगर मेरी पहले वाली 3 किस्तें नहीं देखी तो मैं अपने स्क्रीन पर उसको मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो आज की जो चौथी किस्त है वो बेसिकली रजीम ऑफ भुट्टो या 1971 से लेकर 1977 तक जो भुट्टो का दौर था उसकी एक कहानी है, उसकी एक किस्त है जिसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहले हिस्से में भुट्टो किस तरह हुकूमत में आया, उसके जो हुकूमत में जो भी अच्छे काम थे उसने जो भी अच्छे काम किए वो। उसके अलावा दूसरे हिस्से में भुट्टो का डिक्लाइन कैसे हुआ, एक टॉप पर जाते हुए टॉप की जो उसकी मकबूलियत थी, पॉपुलैरिटी के एक हाई लेवल पे था, उसका जो गिरावट हुई वो किस तरह हुई। और तीसरे नंबर पर जो उसके खिलाफ मुकदमे वगैरह बने और उसको जेल वगैरह हुई और जो जो उस पर इल्ज़ाम लगे और पूरी कार्रवाई तीसरे से मैं वो बयान करूँगा। तो जैसे कि भुट्टो का दौर एक जमहूरी दौर कहलाता है और पाकिस्तान में दूसरा जमहूरी दौर, क्योंकि सबसे पहले 1948 से लेकर 1958 तक एक पहला जमहूरी दौर था। फिर आमरीत का दौर देखा हमने 1958 से लेकर 1968 तक, और फिर दूसरा जो जमहूरी दौर 1971 से लेकर 1977 तक, और इससे पहले जो आमरीत का दौर था 1968 से लेकर 1971 तक, जनरल याह्या खान का दौर, जिसने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े देखे तारीख ने। और ये एक स्याह दौर भी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और जो 2 भाई थे आपस में, भाइयों ने एक भाई ने दूसरे भाई का खून बहाया। तो अब जो रजीम ऑफ भुट्टो है, तो आज के हम इस एपिसोड में रजीम ऑफ भुट्टो को डिस्कस करेंगे। तो भुट्टो, जैसे कि मैंने अपनी पिछली केस में जिक्र किया था कि भुट्टो शुरू में एक ब्यूरोक्रेट था और सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट से चला आ रहा था और फ़ौरन से पढ़ा लिखा था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी, और सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में भी काम किया। फिर 1966 में जो अयूब खान था उसकी कैबिनेट में आया, पहले एक वज़ीर के तौर पर काम किया और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा बना। और वज़ीर ख़ारजा भी अपनी काबिलियत के लिहाज से, अपनी जो उसकी जस्तजू थी, काबिलियत थी और काम करने की जो लगन थी, उसने अपना जो लोहा काफ़ी ज़्यादा मनवाया हुकूमत में होते हुए। और 1965 की वार होगी या उससे पहले जितने भी मुआहदा हुए, मुआहदा ताशकंद हो गया या चीन के साथ जितने भी मुआहदा हुए, उसमें मिलिट्री के मुआहदे हो गए, उसमें तिजारत के मुआहदे हो गए, भुट्टो का वहाँ भी एक लीडिंग रोल था और भुट्टो ने अपना एक अहम किरदार अदा किया एज ए वज़ीर ख़ारजा। अब वो मैंने जैसे कि अपनी पिछली स्टोरी में बताया था कि 1966 में जब भुट्टो ने जनरल असम्बली में अपना खिताब किया, और वो खिताब क्या था कि हम एटम बम बनाएंगे भारत के मुकाबले में। और जो मुआहदा ताशकंद था उसमें ये एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट था कि ना भारत काम करेगा न्यूक्लियर पर और ना पाकिस्तान काम करेगा, ना भारत काम करेगा। लेकिन भुट्टो ने वहाँ यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर अपने साइंसदान के साथ, जो उसके साइंसदान अजीज़ अहमद था, और वहाँ पे ये जिक्र किया कि हम एटम बम बनाएंगे। तो वापसी पर आते ही अयूब खान ने उसको अपनी जो कैबिनेट थी वहाँ से निकाल दिया। और यूँ भुट्टो का जो एक आम वज़ीर ख़ारजा था ये पहले, जिसको कम ही लोग जानते थे, और यूनाइटेड नेशन के बाद तो लोग ज़्यादा उसको जानने लगे, उसकी पॉपुलैरिटी की जो मशहूरी होने लगी। तो भुट्टो ने फिर अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी और इसी पीपल पार्टी को आगे लेकर वो चला। और फिर जो अयूब खान की अमरीत है उसके खिलाफ उसने जंग की। फिर याह्या खान का मार्शल लॉ लगा, उसको याह्या खान के खिलाफ काम किया। और याह्या खान ने जैसे 1970 में जनरल इलेक्शन का ऐलान किया, और जनरल इलेक्शन के ऐलान के बाद ही तो मुख्तलिफ पार्टियाँ रजिस्टर्ड हुई इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पे पीपल पार्टी भी सरफ़राज थी, और एक तरफ अवामी लीग थी, दूसरी तरफ पीपल पार्टी थी। पीपल पार्टी वेस्ट में थी, वेस्ट पाकिस्तान में थी, और जो अवामी लीग थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान में। अवामी लीग का जो
लीडिंग रोल था, लीड कर रहे थे, वो शेख मुजीबुर रहमान थे। और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में कम्युनिस्ट एक सोशल पार्टी, पीपल पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक शुरू से उसका जो माइंड था वो कम्युनिज़म और सोशलिज़म की तरफ था। और वो अपने साथ जो भी उसके पार्टी में थे वो सारे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट थे। अब एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो, दूसरी तरफ शेख मुजीब भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का एक मिला जुला मिलाप था। और क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज़म का एक माइंड सेट था, और यहाँ पे जो वेस्ट में जमहूरियत थी ये ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करते थे, लेकिन इनका जो माइंड था वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ था। क्योंकि अब भुट्टो का भी यही नारा था, सोशलिज्म थी। और भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया हुआ था वेस्ट पाकिस्तान में। और यूँ जनरल इलेक्शन में जाते हैं 1970 में, और 1970 का रिज़ल्ट ये आता है कि अब होते हैं टोटल 313 सीटों में से जो भुट्टो के हिस्से में सीट आती हैं वो 88 सीट आती हैं। और जो शेख मुजीब है ईस्ट पाकिस्तान में, उसके हिस्से में आती है 168, मतलब 168 और 86 सीटें। अब वेस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं सीट लेता, और जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान होता है वहाँ वेस्ट पाकिस्तान का कोई भी लीडर कोई भी सीट नहीं लेता। यूँ एक लकीर खिंच जाती है कि यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों की जो आइडियालॉजी है लीडरशिप के लिहाज से वो मुख्तलिफ है। वहाँ के लोग हैं जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और यहाँ के लोग यहाँ के लोग मतलब जो लीडरशिप है वो जो वेस्ट की एक जमहूरियत है, वेस्ट में जो जमहूरियत का एक निज़ाम है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो एक आइडियालॉजी का एक बेसिक आइडियालॉजी का फ़र्क था यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों में, और वहाँ के सियासतदान और यहाँ के सियासतदानों में। यूँ एक तरफ यहाँ से शुरू है कि वहाँ की जो ईस्ट पाकिस्तान में जो पार्टी थी अवामी लीग, उसकी 168 सीटें थी, और जो हुकूमत का हक उन्हीं का बनता था। और यहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट थी मतलब, और दूसरी जो पीपल पार्टी हो गई, इसके अलावा पॉलिसी मेकर हो गए, वो सब ये नहीं चाहते थे कि हमारे सिर ऊपर एक बंगाली आकर हुकूमत करे। मतलब वो अपने इक़्तिदार को बंगालियों के सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। और इसलिए इस मकसद के लिए काफ़ी ज़्यादा मीटिंग भी हुई शेख मुजीब और यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। चूँकि उस वक्त था तो एक पाकिस्तान वन यूनिट कायम, वन यूनिट भी कायम था, वन यूनिट जो राइट था वो भी कायम था। और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग भी हुई जनरल याह्या खान नईम के इस्लामाबाद पार्लियामेंट में। शेख मुजीब को भी बुलाया, लेकिन हुकूमत उसकी सपोर्ट नहीं की। और यूँ कुछ लोगों की गलती कह लें या आप अना कह लें, तो अना भी थी, गलती भी थी, इक़्तिदार का नशा भी था। और चंद लोगों की सिर्फ अना की खातिर मुल्क के दो टुकड़े हो गए। और जब यहाँ के लोगों वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी जो आइडियालॉजी नहीं मिली, आपस में क्लैश कर गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हुई, लेकिन वो कोई एक पॉइंट एजेंडा पर नहीं काम कर सके, क्योंकि उनके पास जो 6 नुकाती एजेंडा था अवामी लीग के पास। और यहाँ की जो पीपल पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान में, उनका रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था सोशलिस्ट, क्योंकि वो सोशलिस्ट अपने आप को कहते थे, कहलवाते थे। तो जो उनकी आइडियालॉजी थी वो मुख्तलिफ थी, और आइडियालॉजी ना मिलने की वजह से अब एक लकीर खिंच गई थी, और तय ये करना था कि आप कौन सी पार्टी पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करेगी। लेकिन वही इक़्तिदार का नशा आड़े आ रहा था, और यहाँ की पार्टी को हुकूमत नहीं देना चाहती थी। तो इस वजह से फिर याह्या खान ने इंटरवीन करके जो फ़ौजी एक्शन है 1971 में, तकरीबन मार्च 1971 में शुरू किया वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में जो फ़ौजी जब एक्शन शुरू हुआ तो वहाँ पे जो मुक्ति बानी वगैरह थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फिर भारत की मदद लेना शुरू कर दिया, और भारत ने भी इंटरवीन शुरू कर दिया। यूँ पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान भारत जंग शुरू हो गई। यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान की फ़ौज थी, और उनके दरमियान उनके साथ जो मुक्ति बानी हो गए और दूसरे भारतीय फ़ौज होगी वो होगी। तो यूँ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ प्लस भारत होगी,
उनकी हिमायत हासिल थी और यूँ एक जंग शुरू हुई 1971 में, मार्च 1971 में। और नवंबर दिसंबर में जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और तकरीबन कोई 93 या 90 हज़ार जो हमारे फौजी थे वो कैद हो गए वहाँ पे। और इसके अलावा लाख लोगों का कत्ल भी हुआ, यहाँ पे भी, वहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तकरीबन ज़्यादा वहीं हुआ इस पाकिस्तान में। और यूँ पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। अब जब याह्या खान ने सारे सिनेरियो को देखा, सारे सारे सूरत हाल को चेक किया, देखा कि अब कसूरवार तो मैं ठहरा जाऊंगा क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं हूँ। और इसी वजह से फिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगा दिया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में 4 संभालते ही अब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका था और जो वेस्ट पाकिस्तान था ये बचा कुचा ये पाकिस्तान बन चुका था। और यहाँ की अलहदा गवर्नमेंट सेट हो गई, वहाँ की अलहदा गवर्नमेंट सेट हो गई। वहाँ पे जो शेख मुजीब था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और यहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है यहाँ पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा पहले। उसने आते ही जो जितने भी उसके थे ईस्ट पाकिस्तान के फौजी किरदार थे जिनको मुलविस पाया गया उन सब का मार्शल, किसी को मार्शल कर दिया, किसी को कैद वगैरह कर दी। तो यूँ जो मुलविस वगैरह थे उन सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया और पाकिस्तान यूँ दो टुकड़ा हो गया। उनसे एक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया। यहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगे। उसके अलावा आगे चलकर फिर 1971 आया। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बेसिक रिफॉर्म थी ये अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के काम शुरू हो रहे हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत में आते ही काम शुरू किए। अब पहला जो मज़दूरों के लिए रिफॉर्म की, मज़दूरों के लिए रिफॉर्म करते ही जो पहली रिफॉर्म थी मज़दूरों के लिए थी। उसमें मज़दूरों के लिए जो थी जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए पेंशन मुकर्रर की, उनके बच्चों के लिए स्कूल की तालीम की सहूलियात, सेहत की सहूलियात, इसके अलावा उनको जो इंश्योरेंस वगैरह है वो दी गई। इसके अलावा बैंकिंग में रिफॉर्म की। बैंकिंग में रिफॉर्म ये की कि जो छोटे सेक्टर, जो छोटे लेवल पर सरमायाकार होते हैं उनको कर्ज वगैरह की सहूलियात दी गई। एक्सचेंज रेट पर रिफॉर्म की। पहले ये होता था कि बोनस वोचर दिया जाता था। अब जो भी एक्सपोर्टर है तो वो बाहर से माल लेकर आता था, वो जो अपने कमाया हुआ ज़र मुबादला होता था वो स्टेट बैंक में आके जमा करता था। अब स्टेट बैंक उनको एक बोनस वोचर देता था। बोनस वोचर से वो 30 या 20% बैरूनी करेंसी ले लेते थे। अब उससे होता ये था कि जो रुपए की गिरावट थी वो ज़्यादा हो जाती थी और जो फॉरेन करेंसी है उसका रेट एकदम हाई हो जाता था। यूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आकर वो सिस्टम ख़त्म किया और करेंसी जो हमारी एक उसकी करेंसी का एक रेट मुकर्रर किया। और हिस्ट्री में पहली मरतबा जो तकरीबन कोई 80,000 या 90,000 जो आदमी ने हज के लिए गए वहाँ से तकरीबन पाकिस्तान है कोई 35 मिलियन से ज़्यादा का ज़र मुबादला कमाया सिर्फ एक स्टेप की वजह से। अब चौथे नंबर पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म की, उसके लैंड रिफॉर्म के साथ ही ये ऐलान किया गया कि 150 एकड़ से लेकर 300 एकड़ तक जो अराज़ी है वो ज़राई रकबे के लिए ली जा सकती है। इसके अलावा जो भी अराज़ी होगी वो हुकूमत ज़ब्त कर लेगी। अब 150 से लेकर 300 तक जो अराज़ी थी वो लोगों को दी गई, अलाट की गई और उनकी जो मलकियत थी मलकियत में दी गई और इससे ऊपर जिनके पास भी थी वो अराज़ी हुकूमत में ज़ब्त कर ली। अब इस अराज़ी की जो बनती है तकरीबन कोई 8 लाख एकड़ बनती है जो हुकूमत ने ज़ब्त की। यूँ ये फ़ायदा भी हुआ। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म होगी, बैंकिंग रिफॉर्म होगी, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म होगी, इसके अलावा मज़दूरों की रिफॉर्म होगी। अच्छा, ये सारी रिफॉर्म जो हुई 1972 में हुई, 1972 के अवैल में हुई। अब आगे चलकर 1973 आ जाता है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 का आइन भी लागू करता है। उस आइन के साथ ही ये ऐलान होता है कि हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की होगी और जो
ये मुल्क अल्लाह और रसूल के नाम पर बना है, उसी की हकमियत होगी और उसी का कानून जो होगा 1973 के आइन के मुताबिक उसी का कानून राइज होगा। और हकमियत ऊपर हकमियत अल्लाह की और नीचे अवाम की। 1973 का आइन था, 1973 के आइन को राइज किया गया और इसी आइन के तहत जो मुल्क का प्रेसिडेंट बना, फिर जुल्फिकार हिजाज़ी को प्रेसिडेंट बनाया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ये जो जो भी काम हो रहे थे, इसके अलावा 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो रिफॉर्म बता रहा था आपको, नेशनलाइजेशन शुरू की। उस नेशनलाइजेशन के नतीजे में जो 20 बड़े यूनिट थे, इंडस्ट्रियल यूनिट, वो अपने कब्जे में ले लिए गए। उसमें पेट्रो इंडस्ट्री होगी, ऑयल की इंडस्ट्री होगी, केमिकल की इंडस्ट्री होगी और इसके अलावा 20 बड़ी इंडस्ट्री थी जिसको नेशनलाइज करके हुकूमत में अपनी तहवील में ले लिया और जो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर था और मैनेजिंग डायरेक्टर सबको हटा दिया। अब जब हटा के फिर बाद में 11 इंडस्ट्री फिर अपनी लिस्ट में शामिल की और ख़ुद ही उनको उनकी सुपरविजन किया। उनकी सुपरविजन करने से ये हुआ कि जो मुल्क की मईशत है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आगे चलकर इसका जो बाद में इफ़ेक्ट ये हुआ कि जिन 20 बड़ी प्राइवेट सेक्टर की नेशनलाइजेशन की थी, उससे जो मईशत पर असर हुआ, वो मईशत पर असर ये हुआ कि मईशत जो चलती हुई मईशत एक जमूद का शिकार हो गई, ठहर गई। अब 1973 के आइन के बाद फिर 1973 में इंटरनेशनल लेवल पर जो मुसलमान ममालिक थे, जुल्फिकार अली भुट्टो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है और दूसरी जो OIC है 1976 में लाहौर में बुलाई जाती है, उसमें जो फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी हो गए, सऊदी अरब के शाह फैसल हो गए, मतलब 4 या 5 बड़े जो रहनुमा थे उस वक्त मुसलमानों को, और वो मुसलमानों के एक ब्लॉक की कोशिश कर रहे थे कि बनाया जाए, उन सबको अपने लाहौर में इकट्ठा किया। अब ये अलग बात है कि इन सबको अलग अलग ही अलग करके मौत के घाट उतार दिया गया। शाह फैसल को भी उसने उसके अपने भतीजे ने वहाँ सऊदी अरब में कत्ल कर दिया। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। और इसके अलावा जो यासिर अरफ़ात है फ़लस्तीन का, उसके साथ भी जो हुआ वो सब भी जानते हैं। मतलब जो 4 बड़े रहनुमा थे जो मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे या ख्वाब देख रहे थे, उनके साथ जो हशर हुआ वो आप सबके सामने है। 1974 के बाद फिर आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से जो भुट्टो का डिक्लाइन है या भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो भुट्टो के साथ थे हमपला थे, उसके साथ जो कोलेशन में थे गवर्नमेंट में, अब्दुल वली खान जो थे NAP नेशनल अवामी पार्टी के, उन्होंने भुट्टो की पार्टी से अलहदा हो गए क्योंकि भुट्टो की पार्टी में जो थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे और जो वली खान थे वो एक अलहदा एक जमहूरी सियासतदान थे। मतलब दोनों की आइडियालॉजी मुख्तलिफ थी और इनकी राहें आपस में जुदा हो गई। तो इसके साथ ही भुट्टो पर दूसरे इल्ज़ाम भी लगते रहे और यहाँ पे जो भुट्टो की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऐसा नीचे आना शुरू हो गया। अब जो भुट्टो ने एक काम ये किया कि जो कौमी 1977 में जो सूबाई असम्बलियाँ थी उनको तहलील करके इलेक्शन का ऐलान किया। अब बलोचिस्तान में भी एक सूबाई असम्बली तहलील की, लेकिन वहाँ पे जो इंतशार वगैरह वो फूट पड़ा, फिर वहाँ पे फ़ौज को बुलाना पड़ा। इसके साथ ही जब फ़ौज की तो काफ़ी ज़्यादा कत्ल वारदात भी हुई। तो 1977 में जब इलेक्शन होते हैं कौमी असम्बली के पहले हुए, तो 35 से 40 सीटें पीपल पार्टी ने जीत ली और जो दूसरी पार्टियाँ उनके हिस्से में कम सीट आई। तो उन्होंने फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पर जो रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने धांधली की है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो गवर्नमेंट में थे और उन पर इल्ज़ाम ये आया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने धांधली की है और ये इलेक्शन है जो धांधली लगा है। तो 1977 में पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, फिर जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बली के इलेक्शन का सबने बाइकआउट कर दिया, इवन के पीपल पार्टी ने भी बाइकआउट किया।
पीपल पार्टी के जो लीडर वगैरह थे उन सब ने भी बाइकाट कर दिया। अब उससे हुआ यूँ कि मुल्क में जो थे हंगामे फूट पड़े, लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हो गए। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हंगामे हुए और इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हंगामे फूट पड़े। अब एक KM रहमान था पाकिस्तान में मिलिट्री में, जो आर्मी था, मेजर जनरल था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो हमदर्द देखे हैं आपके सब, क्योंकि जो फ़ौज थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खैर खा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। और वो भुट्टो को इस बात पर अर्ज कर रहे थे कि आप जो अच्छा है इसमें एक ये काम भी हुआ। फिर 1977 में जब हंगामे वगैरह हो रहे थे तो नौ ना नाइन स्टारा जो पार्टी थी उसका जो क़याम पजीर हुआ, मतलब 9 पार्टियों का एक मजबूआ बना गया भुट्टो के खिलाफ। अब जैसे PDM बनी इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त भी 9 पार्टियों का एक मजबूआ बनाया गया भुट्टो के खिलाफ। उसमें खान वली खान हो गए और अचकज़ई हो गया। इसके अलावा इसके परवेज़ इलाही के बाप मियां अज़हर हो गए। इसके अलावा परवेज़ इलाही के बाप ज़हूर इलाही, और इसके अलावा साद रफ़ीक का जो बाप था ख्वाजा रफ़ीक, वो भी था। मतलब कि 9 पार्टियों का जो इत्तेहाद था वो भुट्टो के खिलाफ बनाया गया। अब भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया जब, तो कुछ जो पाकिस्तान मिलिट्री में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो हमदर्द थे, उन्होंने भुट्टो को ये मशवरा दिया कि उनके साथ बैठकर ये जो मामलात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि इनको पेशगी इत्तला दी जा चुकी थी कि आर्मी जो मार्शल लगाने के लिए आर्मी में बगावत होने वाली है। तो जब भुट्टो ने इन सब के साथ किया, एक टेबल पर बैठकर जब उनके साथ मुआहदा वगैरह किया, तो ये इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हुए कि पार्टियाँ दोबारा तहलील की जाएंगी और दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ज़ियाउल हक जो था वो ज़ियाउल हक बगावत के लिए तैयार था, और जो टेक ओवर करने के लिए उसने अपनी जो बगावत थी वो आखिरी अंजाम पर थी, और बिल्कुल वो तैयार था। और इसके साथ ही जो जितने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खैर-खा वगैरह थे उनको SAS स्पेशल एयर फोर्स के तहत स्पेशल ट्रेनिंग पर उसी रात भेज दिया। और जो सीनियर अफसरान थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुखलिस थे उनको बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। और जब भुट्टो इनके साथ मुआहदा करके बाहर निकला तो फ़ौज ने रात ही बगावत कर दी और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। उसके साथ ही जो पीपल पार्टी और इसके अलावा 9 स्टार पार्टी के जितने भी लीडर वगैरह थे उन सबको बंद कर दिया। और ज़ियाउल हक ने हुकूमत में संभालते ही ये ऐलान किया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर मैं जो इलेक्शन है उसका इलेक्शन का इनकाद करूँगा, 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शन कर दूँगा। लेकिन बाद में आगे चलकर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाहर आया और बाकियों को छोड़ा गया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नेशनल कैंपेन शुरू की बाहर निकल कर। उसने सोचा कि क्यों ना दोबारा कैंपेन शुरू की जाए मुल्क के कोने कोने में जाकर, और अपने हिमायती जो पीपल पार्टी के हिमायती थे उनके साथ ही मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू कर दिया। अब जब आर्मी ने देखा, एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि भुट्टो तो फिर एक्टिव हो रहा है, तो जो इलेक्शन की डेट थी 90 रोज़ की, तो उसको ऐसा करके ज़ियाउल हक पोस्टपोन करता गया। और बाहर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी वो ये ऐलान करता था कि अब भुट्टो को हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। उसके साथ ही फिर भुट्टो को कई मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया, छोड़ा गया। लेकिन बाद में आगे चलकर 1977 में अहमद रज़ा कसूरी के इल्ज़ाम पर जो अहमद रज़ा कसूरी 1976 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपने बाप के कत्ल के खिलाफ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरे बाप को मरवाया, तो उस FIR में भुट्टो को धर लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन उससे पहले भुट्टो ने ट्रेन से सफ़र करके ये सब इरादा किया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ स्टेशन पर रोक कर आवाम से खिताब किया जाए और आवाम से जो बराह रास्त से बात की जाए। लेकिन इसके साथ ही जो आवाम दूसरी ट्रेनों पर सफ़र वगैरह करती थी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था। कहीं पे ट्रेन काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो जाती थी
और जो भुट्टो ने अपना आखिरी सफ़र किया वो मुल्तान का सफ़र था, और मुल्तान में आकर उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ खिताब भी किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये बहाना बनाकर भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया मुल्तान से कि आपकी जान को ख़तरा है, क्योंकि लोग आपके ज़्यादा मुल्क में लोग आपके साथ मुखालिफ में काफ़ी ज़्यादा, और आपकी जान को ख़तरा है। उसके साथ ही फिर अहमदुल्ला कसूरी सामने आता है, जो 35 साल एक सियासतदान था, और उसने आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया। एफआईआर तो पहले दर्ज थी, तो इस इल्ज़ाम में ज़ियाउल हक ने फिर भुट्टो को अंदर कर दिया, और भुट्टो का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है 1977 से लेकर 1989 तक। फिर 1989 में फिर भुट्टो का जो सज़ा मौत की जो सज़ा है वो सुना दी जाती है। ये काफ़ी एक लंबी कहानी, एक और कहानी है इसका, जो कैसे भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया, कैसे भुट्टो को ट्रायल किया गया, और जो जज थे वो कितने बाइस थे, कितने अनबाइस थे। ये एक पूरी अलहदा एक स्टोरी, अलहदा डिटेल है। और इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में भुट्टो का डिक्लाइन, कि भुट्टो को किसने कहाँ पे छोड़ा, और जो इसके साथी थे वो किस तरह भुट्टो से अलहदा हुए, और तीसरे हिस्से में भुट्टो के जो जितना भी ट्रायल हुआ, जितनी भी अदालती कार्रवाई वो मैं फिर अगले 2 हिस्सों में इंशाल्लाह तक वज़ाहत से आपके सामने पेश करूँगा। दूसरे हिस्से में भुट्टो का डिक्लाइन, और डिक्लाइन की काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर डिटेल है। और तीसरे हिस्से में इंशाल्लाह जो भुट्टो का ट्रायल हुआ, अदालती कार्रवाई, वो मैं बयान करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।